आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं और जितने भी तरीके होते हैं उन सभी तरीकों में या कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन के जितने भी टर्म्स हैं या जितने भी तरीके हैं उन टर्म्स में या उन तरीकों में आपस में क्या संबंध होता है, आपस में क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन है, हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन को यहाँ समझेंगे। क्योंकि जो 11th क्लास का जो मोल कॉन्सेप्ट का जो चैप्टर है उसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वे और जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वे सभी न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन से सीधे रिलेटेड होते हैं। इसलिए मोल कॉन्सेप्ट के ऐसे क्वेश्चन जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वाले पार्ट से आते हैं उसके लिए हमें कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन टर्म्स के बारे में जानना आवश्यक होता है। जब तक हम कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन को नहीं समझेंगे तब तक हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन क्या होता है कि आप छोटे क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। और होमोजेनियस मिक्सचर किसका? टू और मोर कंपोनेंट, एटलीस्ट टू कंपोनेंट होना चाहिए, टू से ज्यादा भी, मोर देन टू कंपोनेंट भी हो सकते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर में अगर टू कंपोनेंट होता है तो इन जनरल एक कंपोनेंट को हम सॉल्यूट कह देते हैं, दूसरे कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट कह लेते हैं। हालांकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कोई साइंटिफिक डिफिनेशन नहीं होता है, कि कोई क्लियर कट डिफिनेशन नहीं होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, बट रफली हम एक चीज ये बोल लेते हैं कि अगर टू कंपोनेंट सिस्टम है तो उस टू कंपोनेंट सिस्टम में जिस कंपोनेंट के अमाउंट लेस अमाउंट होता है, कम अमाउंट में होता है, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। और जिसका जो लार्ज अमाउंट में होता है, जिस कंपोनेंट की अमाउंट ज्यादा होती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर टू कंपोनेंट सिस्टम है तो जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट, जैसे हम फिजिकल स्टेट पढ़ते हैं कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, तो जिस होमोजेनियस मिक्सचर में जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट की तरह होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। और जो अनदर कंपोनेंट होता है, जो दूसरा कंपोनेंट होता है, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। तो ये तो हो गया कि सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक रफली आइडिया क्या होता है, ये हमने जान लिया। अब कंसंट्रेशन क्या होता है कि कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमें कंसंट्रेशन को समझना है तो कंसंट्रेशन एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। इसको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कंसंट्रेशन, अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा है या केमिस्ट्री में टर्म्स को नहीं जानता है, उसके लिए कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लें, हमने दो बीकर लिया और दो बीकर में, एक बीकर में हमने 100 ml वाटर लिया, पहले बीकर में 100 ml वाटर लिया और इसमें 5 ग्राम कोई साल्ट डिसॉल्व कर दिया या 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर दिया, 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर दिया। एक दूसरा सॉल्यूशन, एक दूसरा हमने बीकर लिया, उस बीकर में 100 ml वाटर में हमने 7.5 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर दिया। और अगर ये है कि हमें ये केमिस्ट्री नहीं, हम एक जनरल किसी भी एक ह्यूमन से पूछ सकते हैं कि अगर हमने ये कहा कि 100 ml वाटर है और 100 ml वाटर में एक में हमने 5 ग्राम शुगर ऐड किया और दूसरे में 100 ग्राम वाटर में हमने 7.5 ग्राम शुगर ऐड किया, तो अगर क्वेश्चन ये कहा जाए कि निश्चित रूप से जब वाटर में शुगर को ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन होगा वो मीठा होगा, उसका स्वाद क्या होगा? मीठा होगा। तो आप एक रफली, अगर जो स्टूडेंट या कोई भी ऐसा पर्सन जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ता है, साइंस नहीं पढ़ता है, उससे ये पूछा जाएगा तो वो निश्चित रूप से ये बताएगा कि ये जो दूसरा सॉल्यूशन होगा इस सॉल्यूशन की मिठास ज्यादा होगी, इसमें स्वीटनेस ज्यादा होगी, इसकी मिठास ज्यादा होगी। और इसी चीज को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में साइंस का स्टूडेंट है तो वो ये बोलेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज मोर देन दिस सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ, ये सॉल्यूशन नंबर 1 है और ये सॉल्यूशन नंबर 2 है। तो हमने ये कहा कि सिंपली ये कहा कि अगर इसमें 100 ml वाटर में 7.5 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया और इसमें 5 ग्राम शुगर है, दोनों में वाटर की अमाउंट ज्यादा है,
तो दूसरे वाले सॉल्यूशन जो दूसरा घोल बनेगा इसकी मिठास ज्यादा होगी, और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहेंगे कि दूसरे वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। इसी तरीके से हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और एक दूसरे एग्जांपल में अगर इसी एग्जांपल को हमने थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं और इसमें ये लिख देते हैं कि एक दूसरा सॉल्यूशन, फिर मैं लिखता हूं कि एक दूसरा सॉल्यूशन है कि एक दूसरे तरह का सॉल्यूशन मैं बना रहा हूं कि एक है कि 100 ml वाटर में 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया और दूसरा 200 ml में 7.5 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर दिया। मतलब क्या हुआ कि जितना वाटर का अमाउंट इसमें है उसका जस्ट डबल इसमें है। तो अगर इसमें ये कहा जाए कि किस सॉल्यूशन की या किस घोल की मिठास ज्यादा होगी, तो निश्चित रूप से अब इस सॉल्यूशन की मिठास ज्यादा होगी एज कंपेयर टू यहाँ। जबकि देखने में ये लग रहा है कि इसमें 7.5 ग्राम शुगर है, तो इसमें शुगर की अमाउंट ज्यादा है, इसमें शुगर की अमाउंट कम है, फिर भी इसकी मिठास ज्यादा होगी। या केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज मोर देन सेकंड सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ कि यहां हम कंसंट्रेशन को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन का मतलब सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि मोर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्रेटर द कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, आप ये नहीं कह सकते। इसके लिए एग्जैक्ट जो वर्ड होता है कि कंसंट्रेशन के लिए, आप इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड जो होगा वो ये होगा रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जब रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉलिड को कहेंगे कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, तो वो क्लियर कट होगा कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें अमाउंट तो ज्यादा है, बट रिलेटिव अमाउंट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, सॉल्यूट का अमाउंट इसमें ज्यादा है, क्योंकि 100 ml में 5 ग्राम है और यहाँ क्या है कि 200 ml में 7.5 ग्राम है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम इस सॉल्यूशन को बनाते हैं, तो जब इसके अमाउंट को डबल किया तो इसका भी अमाउंट डबल होना चाहिए, 10 ग्राम होना चाहिए, बट ये केवल 7.5 ग्राम है। इट मींस क्या हुआ कि द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सॉल्यूशन ये लेस है, इसमें अमाउंट कम है, रिलेटिव अमाउंट कम है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, सो कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज लेस देन फर्स्ट सॉल्यूशन। तो ये हो गया कि कंसंट्रेशन होता क्या है या कंसंट्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये इतना जरूर लिख लें कि कंसंट्रेशन की अगर बात किया जाए तो आप ये जरूर लिख लें कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉलिड विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट की जो अमाउंट होती है उसी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो अभी तक तो ये हो गया कि हमने दो सॉल्यूशन लिया और हमने ये कहा कि इस केस में ये जो दूसरा हमने एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में जो पहला वाला सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर हम इसके कंसंट्रेशन को C1 लिखें और इसके कंसंट्रेशन को हम C2 लिखें, तो इसका मतलब यहाँ ये है कि C2 इज मोर देन C2। इसका मतलब दूसरे पहले वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंड। तो बट अब यहाँ तो ये तो हो गया कि रिलेटिवली हमने बता दिया कि हमने ये बता दिया, कंपैरेटिवली बताया कि किसका ज्यादा है किसका कम है, बट एग्जैक्टली जब हमें बताना है कि आखिर कम है या अधिक है, ये तो हमने बता दिया, बट कितना है, तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए तमाम टर्म्स हैं। अब उसमें जब हम टर्म्स की बात करते हैं तो हमने पहले ही बोला है कि कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। ये कंसंट्रेशन का मतलब होता है, चाहे जिस भी तरीके से हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करें। तो अब हम कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन के तमाम टर्म्स लेते हैं और उन टर्म्स को डिस्कस करते हैं, और उन टर्म्स को डिस्कस करने में कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन टर्म्स को हम यहाँ लिखते हैं, जिसका की एप्लीकेशन मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करने में जिन टर्म्स की जरूरत है या जिन रिलेशंस की जरूरत है उन रिलेशंस को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी 11th क्लास में हैं या जो 11th क्लास को पास कर चुके हैं, जिन्होंने अपने किसी कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बोर्ड के साथ साथ बोर्ड में इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना कि कंपटीशन लेवल पे, चाहे वो नीट आप दे रहे हो, चाहे आप जेईई दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो उसके लिए ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ चलते हैं, तो जैसे पहला हम ये कहते हैं कि परसेंटेज। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि परसेंटेज, और जैसा कि हमें पता है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100।
परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, 100 में कितना, 100 में कितना। परसेंटेज का मतलब यही होता है कि 100 में कितना, आउट ऑफ 100, 100 में कितना। अब 100 में कितना मतलब क्या, 100 में जो सैल्यूट है उसकी अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं कि 100 में सैल्यूट का अमाउंट क्या है, वही उसी को परसेंटेज। अब परसेंटेज को हम जनरली 3 टाइप से लिखते हैं। एक को मैं लिखता हूं, एक को लिखा जाता है परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास। दूसरा लिखा जाता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। एंड थर्ड लिखा जाता है कि ओनली परसेंटेज हमने लिख दिया। एक लिखा परसेंटेज बाय मास, दूसरा लिखा परसेंटेज बाय वॉल्यूम और तीसरा लिखा परसेंटेज। जनरली बुक्स में या न्यूमेरिकल्स में इसको m/m, w/w और m/m भी लिखा होता है। इस वाले क्वेश्चन में v/v लिखा होता है। और यहां जो होता है m/v, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है m/v से मतलब होता है। मतलब क्या होगा, अब परसेंटेज बाय मास है तो इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज बाय मास का मतलब ये हुआ, हमने पहले ही बोला कि परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो ये कहेंगे चूंकि w/w है या m/m है या बाय मास कह रहे हैं, इसका मतलब सैल्यूट और सॉल्यूशन दोनों के मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम ये कहेंगे कि इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सैल्यूट इन ग्राम। जैसे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सैल्यूट के कितने ग्राम है, इसको हम कहेंगे परसेंटेज बाय मास। जैसे अगर हमने ये कह दिया कि किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 5% बाय वेट है, अगर हमने ये कहा कि 5% बाय मास है या 5% बाय वेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन 100 ग्राम सॉल्यूशन जो सैल्यूट है वो कितना है, 5 ग्राम है। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि परसेंटेज बाय मास का मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सैल्यूट के कितने ग्राम्स हैं, इसको बोला जाता है परसेंटेज बाय मास। हमने एग्जांपल लिया, अगर बोल दिया कि द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज 5% बाय मास, इट मींस इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सैल्यूट इज 5 ग्राम। दूसरा हम आते हैं कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम। और परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब ये हुआ, परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि दोनों को वॉल्यूम के टर्म्स में लिख रहे हैं, दोनों को ml हम लिख रहे हैं। ml एक चूंकि बहुत एक पॉपुलर और एक बहुत ही कॉमन यूनिट होता है वॉल्यूम का, इसलिए हम ml को लिख रहे हैं। जैसे हमने ये बोला कि 100 ग्राम में कितने ग्राम, उसको परसेंटेज बाय मास कहते हैं। 100 ml में कितने ml, 100 ml में कितने ml, उसको कहते हैं कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम कहते हैं। जैसे अगर हमने क्वेश्चन में ये लिखा, इसी चीज को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अगर हमने ये कहा कि concentration of a solution is 5% by volume, 5% by volume लिखा, इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि वॉल्यूम की बात कहा तो दोनों को ml में लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि in 100 ml of solution सैल्यूट is 5 ml, सैल्यूट की जो अमाउंट है वो 5 ml है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सैल्यूट को ml में लिखा गया है, तो निश्चित रूप से ये जो टर्म होगा हम एक ऐसे सॉल्यूशन के लिए इसको अप्लाई करेंगे जहां दोनों कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म में हो, मतलब सैल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी। जनरली सॉल्वेंट तो लिक्विड फॉर्म में होता ही है, बट सैल्यूट भी लिक्विड फॉर्म में होगा। तो इसको बोला जाता है लिक्विड प्लस लिक्विड, मतलब बोथ कंपोनेंट्स आर इन लिक्विड स्टेट। इट मींस दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। और बाइनरी लिक्विड मिक्सचर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों कंपोनेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो, उसको बोलते हैं बाइनरी लिक्विड मिक्सचर। तो इस जो टर्म्स है, इस टर्म्स का यूज हम ऐसे मिक्सचर के लिए करते हैं जिसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड में हो। हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट में चलते हैं तो परसेंटेज बाय या परसेंटेज केवल लिखा जाता है या परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि सैल्यूट के अमाउंट को हम ग्राम में लिखेंगे, मास है, और यहाँ अब इसी चीज को अगर केवल परसेंटेज की बात है, केवल अगर परसेंटेज लिखा है, हमने ये कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज 5%, इसका मतलब ये हुआ इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन द सैल्यूट अमाउंट ऑफ सैल्यूट इज 5 ग्राम। ठीक है, तो ओनली परसेंटेज हो तो उसको मास अपॉन वॉल्यूम हम समझेंगे
कि सॉल्यूशन के अमाउंट को ml में लिखेंगे और सॉल्यूट के अमाउंट को ग्राम में लिखेंगे, तो अगर 5% सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर 5% है तो आप लिखेंगे कि इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज 5 ग्राम। तो इस तरीके से हमने ये बताया कि परसेंटेज की मीनिंग बताया, और परसेंटेज को हमने 3 तरीके से लिखा है कि परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड ओनली परसेंटेज। तो ये तरीका तो हमने ये लिखा कि ये 3 टर्म्स हमने बताए कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हम चलते हैं, दूसरा एग्जांपल हम चलते हैं दूसरे एग्जांपल में, तो इसको हम लिखते हैं ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर लिखते हैं। ग्राम पर लीटर का मतलब ये हुआ, ग्राम पर लीटर का मतलब इसको ऐसे लिख दिया, ग्राम पर लीटर का मतलब ये हुआ कि 1 लीटर में कितने ग्राम, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ग्राम पर लीटर मतलब 1 लीटर में कितने ग्राम। तो आप इसको लिखेंगे हाउ मच सॉल्यूट इन ग्राम इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम है उसको हम बोलेंगे ग्राम पर लीटर। तो इस चीज को समझने के लिए आप, चूंकि ये आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम पर लीटर, आपको इसका एप्लीकेशन है तो आप इसकी मीनिंग जरूर समझें। और जितने भी है, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप टर्म्स की मीनिंग समझ लिए तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी उन चीज को डिफाइन करने में या उन चीजों को समझने में। लिखा गया है ग्राम पर लीटर, इट मींस इन 1 लीटर हाउ मेनी ग्राम्स। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम है, इसको हम बोलते हैं ग्राम पर लीटर। फिर हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। ये हमने 2 तरीके से लिखा अभी। तीसरा तरीका हम चलते हैं, तीसरे तरीके को हम लिखते हैं मोलेरिटी। मोलेरिटी, और मोलेरिटी का मतलब, मोलेरिटी को जनरली कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने ये मोलेरिटी लिख लिया। और मोलेरिटी का मतलब ये होता है, इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि मोलेरिटी का मतलब हुआ कि मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अभी आपने लिखा कि ग्राम पर लीटर, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ग्राम, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम्स हैं, दैट इज नोन एज ग्राम पर लीटर। उसी तरीके से मोलेरिटी को लिखते हैं, मोलेरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलेरिटी का मतलब होता है मोल्स पर लीटर। इसका मतलब सॉल्यूट के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं उसको हम बोलते हैं मोलेरिटी। और अगर हम इसको फार्मूले के रूप में लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं कि मोलेरिटी M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, किसके, सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आप इसको पूरा लिखेंगे तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, और सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में, या इसको लिख लिया मोलेरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये हो गया मोलेरिटी का टर्म हो गया। इसी तरीके से हम लिखते हैं मोलेलिटी, MOLALITY, मोलेलिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। ये भी एक टर्म है, जैसे यहाँ मोलेरिटी है, यहाँ अंतर है R में और L में। मोलेरिटी, यहाँ इसको हम बोलते हैं मोल, इसका मतलब होता है मोल्स पर केजी सॉल्वेंट। मोल्स पर केजी सॉल्वेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि पर केजी सॉल्वेंट मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, उसको हम मोलेरिटी कहते हैं। और अगर हम इसको फार्मूले के रूप में लिखें तो आप लिख सकते हैं कि मोलेरिटी M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास इन केजी। किसका, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का अमाउंट जो है मास इन केजी की। इस तरीके से हम मोलेरिटी को निकाल सकते हैं। और भी कुछ टर्म्स हैं, और भी हम टर्म्स को लिखें कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखते होंगे या देख रहे हो, निश्चित रूप से जितने भी टर्म्स जो भी हम यहाँ लिखते हैं उसको अपनी नोटबुक में लिखते रहेंगे। फिर अगला पॉइंट हम लिखते हैं, जैसे एक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि मोल का फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन। सपोज करिए कि एक सॉल्यूशन है जिसमें
दो कंपोनेंट है, ए और बी कंपोनेंट है, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि मोल का फ्रैक्शन, दो कंपोनेंट है जिसमें एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी हम कह सकते हैं। हमने सिंपली ए और बी लिख लिया है, चाहे इसमें कोई सॉल्यूट हो कोई सॉल्वेंट हो। सपोज करिए इसके नंबर ऑफ मोल्स n1 है और इसका नंबर ऑफ मोल्स n2 है। जो एक सॉल्यूशन है, एक होमोजेनियस मिक्सचर बना है, उस मिक्सचर में पहले कंपोनेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो n1 है और दूसरे का नंबर ऑफ मोल्स n2 है। तो इस केस में अगर हम इसके मोल फ्रैक्शन को लिखें तो जनरली ऐसे लिख लेते हैं काई, या हम x से लिख लेते हैं, काई से जनरली मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो आप इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं, वर्ड्स पे लिखेंगे तो लिखेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ए का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर हम इसको Na Nb लिख लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, इसको हम लिख लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ। एंड सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू लिखेंगे Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। तो ये मोल फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन है कि हमने ये दिखा दिया कि जनरली मोल फ्रैक्शन के द्वारा हम कंपोजिशन को शो करते हैं, कंपोजिशन को बताते हैं कि कितने में कितना है। इसी तरीके से अगर मान लो कि मान लिया कि 3 कंपोनेंट है, A है, B है और C है, मान लिया इसका कंपोनेंट नंबर ऑफ मोल्स n1 है, इसका नंबर ऑफ मोल्स n1 n2 है और इसका नंबर ऑफ मोल्स n3 है, तो आप कर क्या सकते हैं कि पहले कंपोनेंट A का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, तो n1 अपॉन n2 प्लस n3 लिखेंगे, और इसका नंबर ऑफ मोल कंपोनेंट हो जाएगा, अगर x भी लिखें या काई भी इसको कहें तो ये हो जाएगा n2 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। सिमिलरली जो थर्ड कंपोनेंट है उसका अगर मोल फ्रैक्शन निकालें तो उसको लिख सकते हैं n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि चाहे 2 कंपोनेंट सिस्टम हो या 3 कंपोनेंट सिस्टम है, तो उसमें हम हर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। और निकालने का तरीका क्या है कि जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट ओवर या होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन प्रेजेंट इन दैट होमोजेनियस मिक्सचर। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन को, इस तरीके से मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन को हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी निकाल सकते हैं। और मोल फ्रैक्शन जब हम निकालते हैं तो जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सभी के मोल फ्रैक्शन का यहाँ हम को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और नोट करने के लिए है कि मोल फ्रैक्शन के इस टर्म्स में जो मोल फ्रैक्शन का टर्म्स है, तो एक चीज और होता है कि जो अलजेब्रिक सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस, algebraic sum of mole fractions of all components is always equal to 1। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि किसी भी होमोजेनियस मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, ऑफ ऑल द कंपोनेंट, जितने भी मिक्सचर है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सभी के कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। और ये इस फैक्ट को हम यूज करते हैं जब न्यूमेरिकल्स, कुछ ऐसे भी न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें हमें इसका यूज करना होता है कि जितने भी कंपोनेंट हैं, सपोज करिए 2 कंपोनेंट सिस्टम है, तो उसमें एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दे दिया तो दूसरे को हम इसी तरीके से निकाल देंगे कि चूंकि हमें पता है कि अगर 2 कंपोनेंट सिस्टम है तो दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होगा, इसलिए हम सेकंड, अगर पहले का दिया हुआ है तो सेकंड कंपोनेंट का भी मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी तक ये बताया कि परसेंटेज बताया, और परसेंटेज में 3 तरीके से, परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ओनली परसेंटेज, फिर हमने ग्राम पर लीटर में बताया, हमने मोलरिटी बताया, हमने मोलिलिटी बताया और हमने मोल फ्रैक्शन बताया। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स बचा हुआ है जो कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन के काम में आता है, और वो टर्म होता है नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी है क्या कि जैसे मोलरिटी होता है कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन, वैसे ये होता है कि नंबर ऑफ ग्राम
इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं, दैट इज नोन एज नॉर्मेलिटी, जिसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, हमें नंबर ऑफ मोल्स अगर पता है तो नंबर ऑफ मोल्स की सहायता से भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेते हैं। एक सीधा सा रिलेशन हम लिखें कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है तो नंबर ऑफ मोल्स के हेल्प से हम ग्राम इक्विवेलेंट्स भी निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए अगर नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है तो n फैक्टर डिसाइड करके और n फैक्टर की सहायता से हम ग्राम इक्विवेलेंट्स भी निकाल सकते हैं। अब करना क्या है, n होता क्या है, n जो होता है वो बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। और शायद हमने अपने पिछले वीडियो में हमने कुछ एसिड की बेसिसिटी के बारे में डिस्कस किया था कि किसी भी एसिड की बेसिसिटी बेसिकली होती क्या है, हमने इस चीज को बताया था। ऐसे ही अगर जो सॉल्यूट है अगर वो कोई बेस है तो उसका मतलब होता है एसिडिटी ऑफ बेस। थर्ड होता है अगर कोई साल्ट है तो इसका मतलब होता है कि टोटल वैलेंसीज ऑफ केटायन और एनायन, टोटल वैलेंसीज ऑफ केटायन और एनायन इन केस ऑफ साल्ट। और अगर जो सॉल्यूट है अगर वो सॉल्यूट किसी रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व है तो उसकी मीनिंग होती है कि टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या टोटल चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या टोटल चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स को जो होता है वो n फैक्टर होता है। तो n फैक्टर से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है। और अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमने पता कर लिया तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता करने के बाद हम नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। एक चीज मैं और यहाँ बता दूं कि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच में एक सीधा हम रिलेशन लिख सकते हैं जिसको हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिखते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलरिटी, n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलरिटी। जहां अगर हमें मोलरिटी पता है तो हम नॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या हमें नॉर्मेलिटी पता है तो हम मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने, एक बार मैं फिर से बताऊं कि परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ओनली परसेंटेज, ग्राम पर लीटर, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलेलिटी एंड नॉर्मेलिटी, ये जो टर्म्स हैं अगर इन टर्म्स को हम सबने समझ लिया है तो निश्चित रूप से वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो बोर्ड लेवल के हों या कंपटीशन लेवल के हैं, और हमने ये पहले ही बताया कि ये जो टॉपिक है, मोल कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक है, ये टॉपिक बेसिकली चाहे वो नीट के कंप्यूटर्स हों या जेईई देने वाले कंप्यूटर्स हों, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे या इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए, ट्रिक्स पता होना चाहिए। अगर वो टिप्स और ट्रिक्स अगर हमें पता है तो हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाले क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम कम समय में कर सकते हैं। तो आप मेरे निश्चित रूप से मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो थर्ड वीडियो होगा, जो कल अपलोड होगा, उस वीडियो को निश्चित रूप से आप देखें। और एक सीरीज मोल कॉन्सेप्ट की एक सीरीज चलेगी, अगर आप किसी भी वीडियो को मिस करेंगे तो आप मोल कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। और इस लॉकडाउन के समय में जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं तो ऐसे में ये वीडियो लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। और अगर ये वीडियो लेक्चर्स मेरे अच्छे लगते हैं तो निश्चित रूप से आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो के बारे में पता चले और वो इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।